भी इस स्टॉक पर अब पार होता हुआ नजर आया है। इस गिरावट का आज के जो मुनाफा वसूली समझे या फिर इसे गिरावट समझे, 25,000 का जो प्रेशर है वो मार्केट से क्यों नहीं झिल रहा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझाने के लिए हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी में शामिल हो चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मैम कैसे समझे बाजार की आज की गिरावट को? केवल 2 दिन से जो हम चल रहे थे उसके बाद एक हल्का सा पॉज है, मुनाफा वसूली है, या कोई डर है बाजार को खाया जा रहा है? और कोरोना का कितना इम्पैक्ट है इसमें? जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि बाजार उसी से घबरा रहा है। संदीप जी, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी एक मेजर ट्रिगर है। इसके साथ साथ ट्रेड रिलेशंस जो हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है। इंडिया और यूएस की अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है, और यूएस प्रेसिडेंट की जो क्योटिक पॉलिसीज़ हैं, जहां वो सिग्निफिकेंट यू टर्न्स लेते रहते हैं, इराटिक ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन गई है अबाउट यूएस इकॉनमी, और इसका इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईयू के इम्पोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने की बात की, जिससे ट्रेड वॉर के फियर्स दोबारा से इग्नाइट हो गए। बट वहीं ओवर द वीकेंड उन्होंने इसको डिले कर दिया है जुलाई 9 तक, जिससे काफ़ी हमने मार्केट में ऑप्टिमिज्म आते हुए देखी। पिछले सेशन में हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट गेन्स बनते हुए देखे। बट देन आज अगर हम देखें तो टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो 25,100 का लेवल निफ्टी सरपास नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हमने देखे हैं, बट ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। एफआईआईज का ओवरऑल अगर हम देखें तो इस महीने बाइंग की तरफ ही रुझान रहा है। 12,000 करोड़ तक की बाइंग आई है, बट इंटरमिटेंटली वो सेलिंग भी कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा एफआईआई फ्लोज जो है वो कम हो रहे हैं। बट वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की साइड से स्ट्रॉन्ग पंपिंग है, सिग्निफिकेंट बाइंग देखने को मिली है। सो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके साथ साथ आरबीआई ने एक रिकॉर्ड डिविडेंड अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, 2.8 लाख करोड़, विच इज द हाईएस्ट एवर। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए, बिकॉज इससे गवर्नमेंट प्रो ग्रोथ इनिशिएटिव्स ले पाएगी। जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है उस पर फर्दर गवर्नमेंट वुड बी एबल टू प्रोग्रेस फर्दर। और इससे ये भी एस्टिमेट्स हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का इस साल का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था 4.5% ऑफ जीडीपी, उसमें भी 20-30 बेसिस पॉइंट तक का रिडक्शन हो सकता है। सो एक बहुत ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, बिकॉज एफआईआई फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी पे काफी हद तक बढ़ेगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, सिंस हमने लास्ट वीक भी बात की थी, सिंस इन्फ्लेशन हैज स्लिप टू अ 6-year लो, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। सो मिले जुले रुझान है। 6 जून को आरबीआई की मीटिंग है और एक थर्ड रेट कट आ सकता है इस साल। ऑलरेडी आरबीआई 2 बार इस साल रेट कट कर चुका है 25 बेसिस पॉइंट की, और एक फर्दर 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। सो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून ने 35 साल में पहली बार पहले ऑनसेट किया है। जो एक्सपेक्टेशन थी 1 जून को केरला में ऑनसेट होगा, वो पहले ही हो चुका है। इससे काफी ज्यादा रूरल कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। सोइंग सीजन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो सकता है, और इससे फर्टिलाइजर, केमिकल्स और एफएमसीजी स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है ओवरऑल। सो ये सारे की ट्रिगर्स हैं। बट वही मॉनसून के जल्दी आने से कुछ पावर सेक्टर स्टॉक्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिल सकता है। सीमेंट स्टॉक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और आज अगर हम देखें भी तो सीमेंट स्टॉक्स में काफी पिटाई भी हुई है। सो ओवरऑल मिले जुले रुझान बने हुए हैं मार्केट के भी इस हफ्ते। काफी सारे की ट्रिगर्स पर नजर रहेगी और इसको वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। अगर हम विक्स, इंडिया विक्स को भी देखें, सो देयर हैज बीन अ शार्प सर्ज इन द प्रीवियस सेशन एज वेल एज इन टुडेज सेशन। फेड के मिनट्स रहेंगे ऑफ द लास्ट मीटिंग, जिससे उनकी इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री के बारे में काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे। इसके साथ साथ फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइनअप है, यूएस का जीडीपी डेटा, इंडिया का जीडीपी डेटा और यूएस का कोर पीसीई इंडेक्स, ये सारे की ट्रिगर्स रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रेड नेगोशिएशंस पे भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा। सो बहुत सारे की ट्रिगर्स रहेंगे टू वॉच आउट फॉर। बट येस, टेक्निकल लेवल्स 24,400 remains a very strong support for Nifty, while on the higher side 25,100, ये लेवल अगर सरपास हो जाता है तो फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। बट इन केस दिस लेवल इज नॉट सरपास्ड, वी कैन सी निफ्टी स्लिपिंग लोअर टुवर्ड्स 24,400 एंड देन 24,000 लेवल्स एज वेल। इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, सो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हम सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं। पोजीशंस रोल ओवर होंगी, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा टू वॉच आउट फॉर। तो 24,400 और 24,000 ये लेवल है जहाँ पे निफ्टी के लिए अब अगला सपोर्ट है।
बिल्कुल संदीप जी, मुझे नहीं लग रहा 24,000 के नीचे निफ्टी वुड स्लिप, बिकॉज हमारे मैक्रोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ग्लोबल क्यूज के चलते हम ज़रूर कुछ वॉलेटिलिटी आते हुए देख रहे हैं, और अभी मार्केट वेट कर रही है कुछ फ्रेश ट्रिगर्स की। आई थिंक आरबीआई मीटिंग से काफ़ी फ्रेश ट्रिगर्स मिलेंगे, सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट अदरवाइज भी ग्लोबल क्यूज पर भी काफ़ी नजर रहेगी। मेरा ऐसा मानना है, इवन दो शॉर्टर टर्म में कुछ डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं, पर डिप्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट होंगी। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी पर भी है, सपोर्ट क्या है इंपॉर्टेंट है? संदीप जी, इनफैक्ट हमने लास्ट वीक जो बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात की थी, इनफैक्ट इट हैज मूव्ड इन द सिमिलर टेरिटरी ओनली। 54,500 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। वहीं 55,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होता है, then we can see it heading higher towards 56,100 and 56,500 as well in coming days. So थोड़ा सा वॉच आउट करना होगा। 54,500 should hold. In case that is breached, थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकती है, but then as of now I feel 54,500 should hold. 54,500 नीचे की तरफ सपोर्ट और ऊपर में 55,700, 55,700 ये रेजिस्टेंस है। बाय व्यू यही है, बाय ऑन डिप्स का ही बैंक निफ्टी पर भी। बिल्कुल संदीप जी, बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा। इवन इफ 54,500 के नीचे हम स्लिप करते हैं तो 52,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो शॉर्टर टर्म में थोड़ी सी पेन रहेगी, बट देन दोज हु कैन इग्नोर द नॉइज लोअर लेवल्स पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। थोड़ा सा अगर अभी हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमने कुछ रिवाइवल आते हुए देखा है फ्रॉम अ 1 मंथ लो। सो ये एक फैक्टर है जो थोड़ा सा इंडियन एसेट्स पर वे कर रहा है। बट देन ब्रॉडली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स प्रेशर में ही है। जिस तरीके से यूएस की फिजिकल हेल्थ को लेके चिंता बनी हुई है, और यूएस में ट्रम्प साहब का टैक्स और स्पेंडिंग बिल सीनेट में पास होने के लिए गया है, इससे काफी ज्यादा यूएस की इकोनॉमी को लेके फर्दर चिंता बन गई है। इससे यूएस में जो डेट लेवल है ऑलरेडी $36 ट्रिलियन, वो ऑलमोस्ट $3.8 ट्रिलियन तक बढ़ सकते हैं अगले आने वाले 10 सालों में। सो ये भी एक चिंता बनी हुई है मार्केट में। सो इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ओवरऑल दबाव में रहेगा, इवन दो शॉर्ट टर्म में थोड़े रिबाउंड जरूर देखने को मिल सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड डॉलर में नेगेटिव ही बना हुआ है। ठीक है, डॉलर में नेगेटिव ट्रेंड, डॉलर इंडेक्स में नेगेटिव ट्रेंड हमारे लिए तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी अगर मजबूत होगी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा। दो एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारी करेंसी वैसे ही बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो डॉलर इंडेक्स में अगर कोई वीकनेस आती है तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव ट्रिगर ही होगा। लेकिन ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। बहरहाल मैम, ये जो जीडीपी नंबर आने वाला है यूएस का और इंडिया का, इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि एक प्रिंट हम नेगेटिव ऑलरेडी देख चुके हैं यूएस का। तो जैसे कि संदीप जी मैंने अभी भी बात की, यूएस की इकोनॉमी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है, और अभी टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअली हमें देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी देखें तो जीडीपी प्रिंट जो था, जो फोरकास्ट निकल के आए थे, दैट वाज 0.3% ऑन द नेगेटिव टेरिटरी, और इस बार भी सिमिलर फोरकास्ट बने हुए हैं। यूएस की इकोनॉमी अगर कंट्रैक्शन मोड में आती है, दैट विल टेक सम टाइम। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भी एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एफआईआईस का रुझान इंडियन मार्केट्स की तरफ से रिवर्स हो सकता है, इवन दो ओवरऑल हमने अभी अप्रैल और मई के मंथ में हेल्दी फ्लोज आते हुए देखे हैं। सितंबर के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है अप्रैल एंड मई में जहां पॉजिटिव फ्लोज आते हुए देखे हैं। बट यूएस की इकोनॉमी की अगर चिंताएं बढ़ती हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, एफआईआईस का रुझान उस वजह से भी इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा कम हो रहा है। वापस से एफआईआईस थोड़ा सा चाइना की तरफ रुक कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर उन्होंने लास्ट वीक अपने लेंडिंग रेट्स को कट किया था। सो ये भी थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रिजिलियंट बनी हुई है, इवन दो ग्लोबल क्यूज स्लाइटली नेगेटिव नजर आ रहे हैं, बट स्टिल we are expected to grow at 6.7% in the last quarter of previous fiscal, and overall अगर हम FY25 की बात करते हैं, so we are expected to grow at 6.4%, which is one of the fastest growing economy. And overall भी अगर हम देखें तो इंडिया हैज सरपास जापान। इस हफ्ते की बहुत बड़ी मेजर हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहा है कि इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सरपासिंग $4 ट्रिलियन मार्क। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। सो मुझे लगता है ओवरऑल हमारे मैक्रोज काफी स्ट्रॉन्ग है। मॉनसून के आने के बाद रूरल कंजम्पशन में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलेगा। आरबीआई ने जिस तरीके से लिक्विडिटी को भी बूस्ट किया है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। क्रेडिट में ग्रोथ होगी, डिपॉजिट में काफी ग्रोथ होगी, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी स्टेबल नजर आ रही हैं। लास्ट बैच ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस वीक लाइन अप है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रोथ मॉडरेट रही है, दो बहुत एनकरेजिंग नहीं रही है, बट स्टिल वी आर सीइंग स्टेबिलिटी इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और ऐसा मोमेंटम अगले अगर 2 क्वार्टर्स में मेंटेन रहता है,
तो आई थिंक वी आर हेडेड सिग्निफिकेंटली हायर फ्रॉम हियर ऑन एज वेल फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। और जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी शोज में मेंटेन किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू टेस्ट न्यू हाइज दिस ईयर एज वेल। ठीक है, आपने पहले भी कहा ही था कि नए हाइज बन जाएंगे आपको अगर आप इस महीने के इस साल के एंड तक का व्यू लेके चलते हैं। मुझे याद है आपने 27,000 का लेवल बोला था, राइट? 27,200 संदीप जी। स्लाइड यस, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। इट्स नॉट इट्स अ बॉल पार्क नंबर, बट 27,200 तक के नंबर इंडेक्स के लेवल हम जरूर आते हुए देख सकते हैं। परफेक्ट, ऐसा मेरा 27,200। तो पेशेंस पेस वाला मामला है, पेशेंस रखेंगे, इस साल के एंड तक का व्यू लेके चलेंगे तो आपको 27,000 के लेवल्स भी निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे, जो कि फिलहाल 25,000 पार करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। चलिए कुछ स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं जो आज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे। बाजार की बातचीत तो होगी, ट्रिगर्स भी हमने समझ लिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल ये एक स्टॉक है जिस पर नजर हटाए नहीं हट रही है। यह टॉप गेनर था निफ्टी का, और इनफैक्ट आप देखिए एसेट मैनेजमेंट कारोबार को जो मंजूरी मिली है सेबी से, रेगुलेटर से, उसका इम्पैक्ट हमने आज स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। 290 का लेवल भी पार हो गया। इन्होंने बोला है कि सिड स्वामीनाथन को इन्होंने एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और आपको बता दें कि ये जियो ब्लैक रॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये JFSL यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का 50-50 जेवी वेंचर है ये, जिसने एसेट मैनेजमेंट कारोबार के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, मंजूरी के लिए डाला था, और अब ये फाइनल अप्रूवल सेबी की ओर से स्टॉक उसके ऊपर आज पॉजिटिवली रिएक्ट किया भी है। जियो फाइनेंशियल पे मैम और कितने ऊपर के लेवल आ सकते हैं, जिनके पास है भी और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए राय दीजिएगा। संदीप जी, एज अ डिस्क्लोजर आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, बट आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। जैसा कि आपने न्यूज़ की भी बात करी, इनके एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से, और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, काफ़ी टाइम से अवेटेड था। यहाँ पर अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो हमने ऑलरेडी 200 के लेवल से सिग्निफिकेंट गेन्स आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ प्रीवियस शोज में 210 के आसपास इसमें बाइंग की भी एडवाइस दी थी, और वहाँ से स्टेलर गेन्स देखने को मिले हैं। मुझे लग रहा है ये गेन्स कंटिन्यू हो सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 328 इन द नियर टर्म। 328 के आसपास थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें एक रेजिस्टेंस रहेगा, और 328 पे शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। अभी नियर टर्म में मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है, स्टॉक इज सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, और जिस तरीके से हमने हायर हाई का फॉर्मेशन आते हुए देखा ऑन वीकली चार्ट्स, दैट्स अ पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप। सो अभी बने रहे अगर आप होल्ड कर रहे हैं, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 275 के आसपास की जा सकती है। 230 के स्टॉप लॉस रहेंगे, हायर साइड में इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 328 के, और अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो आपको 400 तक के लेवल्स भी इसमें एक साल के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। सो मेरी एडवाइस रहेगी, होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। एक साल में 400 नीचे में अगर आपको 275 के आसपास मिले, 230 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदिए। 328 रुपए का टारगेट होगा। अभी भी अगर आप बने हुए हैं तो आप 328 रुपए का टारगेट लेके इसमें अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके चल सकते हैं। अपसाइड काफी ज्यादा है, अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया भी लेके चलें तो आपको 400 रुपए के लेवल्स भी नजर आ जाएंगे। श्रीराम प्रॉपर्टीज, इस स्टॉक को देखिए मैम जरा, इसमें और कितना पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि लैकलस्टर रहा है इस स्टॉक का, ज्यादा लिस्टिंग के बाद से गेन्स बने नहीं है। आज 15% का अप मूव आ गया, क्योंकि नतीजे आए थे मार्केट आज के दौरान और नंबर्स तोड़फोड़ आए हैं, क्योंकि बेस पीछे बहुत छोटा था। 20 करोड़ का मुनाफा था, वो 48 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 35% जंप किया, बिटा में 5 गुना से ज्यादा का जंप आ गया, और मार्जिन भी देखिए 3% वाले 12% के आसपास पहुंच गए। ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास का मार्जिन में जंप आया, और मार्जिन तो बेयर क्रॉप के भी कल हमने देखे थे, 4% बढ़े, स्टॉक कितना देखिए 10% बढ़ गया। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज में जो आज ये मूव बना है मैम, 100 का लेवल हालांकि पार नहीं हुआ है, कैसे देखती हैं आप ये इतनी बड़ी मजबूती को? क्या ये कंटिन्यू होती दिख रही है आपको? संदीप जी, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आए हैं। इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था, जिसकी वजह से हमने इस हफ्ते अगर देखें तो 16% से भी ज़्यादा गेन्स आते हुए देखे हैं। अभी नियर टर्म में ये मोमेंटम लग रहा है कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से हमने वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट सर्ज आते हुए देखा है, दैट इज इंडिकेटिंग कि फर्दर मोमेंटम इसमें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और अगर मैं ओवरऑल अपसाइड की बात करूं तो 113 से 114 तक के लेवल इसमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। कुछ टिप्स पर इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी, थोड़ा सा पुल ऑफ का वेट करें। अगर आप चाहें तो करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू इज 30% से 35% करंट लेवल्स पर बाइंग करें। थोड़े डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स 90 और लेवल्स, वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्लाइटली डीप, 72 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड हायर साइड में आपको इनिशियली 115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड स्लाइटली अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात करते हैं
तो 135 तक के लेवल भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है, बट दैट माइट टेक सम टाइम, 6 to 7 मंथ्स का व्यू रहेगा। बट अगर हम नियर टर्म की बात करें तो 112 से 113 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 112 113 ये आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट हो गया। गिरावट पर 90 के आसपास आप खरीदिए। सर मैम, अगर 90 के आसपास खरीदेंगे फिर स्टॉप लॉस 82 का होगा या 92 का होगा? नहीं संदीप जी, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया, 70 का आपको स्लाइटली डीप स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और आप एक ही लेवल पर बाइंग ना करें। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नियर टर्म के लिए नहीं बन रहा, बट यस अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए रखते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि कुछ करंट लेवल पर बाइंग की जा सकती है, बाकी आप थोड़ा सा डिप्स पे बाइंग करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। माय मिस्टेक, मैंने गलत नोट कर लिया था। 112 113 ये आपके नियर टर्म के टारगेट हो जाएंगे जब आप 90 के आसपास टारगेट वे में इसमें खरीदारी करके चलते हैं। नंबर्स बहुत सॉलिड है, तो यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश भी काफी ज्यादा बनती है। कुछ स्टॉक्स और भी हैं जो कि आज नंबर्स या फिर खबरों के चलते फोकस में रहे, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सवाल लेना भी इंपॉर्टेंट है। मैम अंबर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास नेटवेब टेक्नोलॉजी का शेयर है 1900 रुपए पर, टाटा केमिकल्स का शेयर है 880 रुपए पर, दोनों का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए, और फोर्टिस हेल्थकेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल, मैं पहले फोर्टिस ही ले लेती हूँ संदीप जी, बिकॉज लास्ट आपने वही मेंशन किया है। सो फोर्टिस हेल्थ केयर में भी देखें तो एक हमने रीसेंट टाइम्स में एक अच्छा बिल्डअप आते हुए देखा, मोमेंटम पॉजिटिव रहा। पिछले 3 सेशंस में स्लाइट कंसोलिडेशन देखने को मिली है आफ्टर अ बिग जंप इन प्राइसेस। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी बिल्ड हुआ है, बट स्टिल अगर हम देखें तो अभी भी स्टॉक में 743 745 के आसपास एक मेजर हर्डल नजर आता है। ये लेवल अगर सरपास हो जाता है तो एक बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। अंबर जी, आपकी बाइंग किस लेवल पर है फोर्टिस हेल्थ केयर में? अच्छा, ये फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो संदीप जी मेरी एडवाइस रहेगी 745 के ऊपर ही एंट्री करना बेटर रहेगा, सिंस आपने ऑलरेडी अभी इसमें लोअर लेवल्स पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। थोड़ा सा वेट करें, 745 के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट होता है, इन दैट सिनेरियो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप। उस केस में आपके टारगेट्स इफ आई कैलकुलेट वुड बी अराउंड 880 तक के आपके टारगेट्स बन जाएंगे। सो ये नजरिया आपका 8 से 10 महीने का रहेगा, बट यस आई वुड अगेन एडवाइस 745 के ऊपर ही बाइंग करें। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 666 का और 745 के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स, उसकी बात कर लेते हैं। टाटा केमिकल्स में संदीप जी एक अच्छा रुझान बना हुआ है। हम आज के सेशन में भी देखें तो स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। इट हैज सरपास्ड इट्स की मूविंग एवरेज, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन नजर आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। और जिस तरीके से प्राइसेस में हमने बहुत टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज आते हुए देखा, सो 872 के ऊपर इस स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। नाउ द स्टॉक इज हेडेड हायर टुवर्ड्स 960 to 980 और लेवल्स। सो इस स्टॉक में आपकी मर्जी बाइंग है तो आप होल्ड रख सकते हैं। आई जस्ट एडवाइस अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखें 837 का, एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 960 फर्स्ट एंड देन 980 आल्सो इज पॉसिबल। ठीक है, और नेटवेब? संदीप जी, मैं नेटवेब पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी। आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक एंड ड्यू टू माय कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। फेयर इनफ मैम, नो वरीज, कोई बात नहीं। टाटा केमिकल्स और फोर्टिस हेल्थकेयर पर आपने राय दे दी है। सेजिलिटी पर एक हमारे दर्शक हैं अमित कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सेजिलिटी में इन्वेस्ट करने का कौन सा स्तर बेस्ट रहेगा, कितने समय बेस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए? तो जानना ये चाहते हैं कि इसमें क्या पैसा लगाना चाहिए। मैम इसमें ना ओएफएस खुला है, दरअसल इनके जो प्रमोटर हैं सेजिलिटी बीवी, वो ओएफएस के जरिए 7.39% हिस्सा बेचना चाह रहे हैं। इसका फ्लोर प्राइस 38 रुपए तय किया गया, जो कि कल की क्लोजिंग से हम देखें तो आपको 11.5% के आसपास का डिस्काउंट नजर आएगा। तो अच्छा रिस्पांस मिला तो हो सकता है कि इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी अपनाया जाए, जो कि 15.02% तक हिस्सा बिक्री का भी विकल्प इनके सामने खोल देगा। रिटेल निवेशकों के पास कल ऑप्शन होगा इस ओएफएस में पैसा लगाने का। तो एक रिटेल निवेशक के तौर पर ये जो शेयर में गिरावट आ रही है, क्योंकि इसमें 30 रुपए का इशू प्राइस था जब ये आईपीओ आया था, बहुत लोगों ने मिस किया क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक में हमने बनता हुआ देखा। 56 रुपए तक के लेवल से स्टॉक देखकर आया, अभी ये 40 रुपए के आसपास है। तो हर किसी को लग रहा है कि 56 वाला 40 में मिल रहा है, क्या ले लेना चाहिए?
अगर ऑफर फॉर सेल में अगर आप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा सा डिक्लाइन है स्टॉक में अदरवाइज भी नजर आ रहा है। सो आपके जो प्रोमोटर्स 15% स्टेक सेल कर रहे हैं उसमें बाइंग करने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें 32 का, और लॉन्गर टर्म में आपको दोबारा से 52 से 53 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें बाइंग इज एडवाइजेबल। 38 से 39 के लेवल पर बाइंग इज लुकिंग प्रॉमिसिंग फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो फिर इसका 38 रुपए पर तो इसका ऑफिस ही है, वहीं पे सब्सक्राइब कर दे। वही मैं मेंटेन करना चाह रही हूँ संदीप जी। इसमें 38 के आसपास जो आपको ओफिस का प्राइस है बिल्कुल ले लेना प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। बिकॉज 32 का अदरवाइज stop भी loss। अगर स्टॉक देखें तो इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर नियर टर्म में रहेगा, बट स्टिल अगर हम मार्केट में देखें तो 40 से 39 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो 38 सीम्स टू बी अ लुक्रेटिव प्राइस टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो आपने कहा 32 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में क्या 52 तक के लेवल आ जाएंगे? 52 से 53 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 मंथ्स। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो थोड़ा आज सा यहाँ पे संदीप जी ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, इसमें इमीडिएट मोमेंटम मुझे नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप बना हुआ है, बट यस ओवरऑल ये स्टॉक प्रॉमिसिंग है। सो इसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। आपको 52 से 53 तक के लेवल 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 महीने का समय दीजिए। इसको खरीदिए आप 38 के आसपास, या फिर आप चाहें तो इसमें ओएफएस में सब्सक्राइब कर लीजिए। 38 के लेवल पर ये आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो दोबारा से 52-53 रुपए तक के लेवल्स मिल जाएंगे, बशर्ते आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड करते हैं और 32 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। एक रेडगेन नाम का शेयर है मैम, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज। इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन आज शेयर गिर गया गाइडेंस की वजह से। गाइडेंस इन्होंने जो दिया है FY26 के लिए, उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित, थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। और खासतौर पे इसलिए क्योंकि जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया है वो FY25 से अगर हम कंपेयर करें तो वो नीचे नजर आ रहा है। उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 6 से 8% का दिया है। पिछले साल इनका रेवेन्यू ग्रोथ था 12-12.5% के आसपास। अगर ऐसा हो गया, अगर यही गाइडेंस से इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया, तो दिसंबर 2021 जब इनकी लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से देखेंगे तो सबसे कमजोर ग्रोथ वाला इस साल साबित होगा। उसके साथ साथ मार्जिन भी गिरेंगे। रेवेन्यू तो गिरेगा, मार्जिन भी ये कह रहे हैं जो 21.6% थे पिछले साल, वो 15 से 17% रहेंगे इस बार, तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है। स्टॉक गिर गया 9% के आसपास आज। क्या करना चाहिए स्टॉक में अब इतनी गिरावट के बाद? संदीप जी इसका आउटलुक नेगेटिव नजर आ रहा है। जिस तरीके से 560 लेवल्स पर हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आते हुए देखी, और आज की मार्केट में जिस तरीके से डिक्लाइन इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, ये स्टॉक मुझे वीक नजर आता है। इनफैक्ट इट कैन स्लिप लोअर टुवर्ड्स इट्स रीसेंट स्विंग लोज आल्सो। 360 तक के लेवल्स भी इनफैक्ट सिग्निफिकेंट डाउनसाइड है जो पॉसिबल नजर आ रही है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कुछ राइज मिलता है तो बेटर है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जरूर निकल जाए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 350 का स्टॉप लॉस लें जो काफी डीप नजर आ रहा है। और उस केस में अगर आप नहीं निकलना चाहते अभी करंट लेवल्स पर, तो आप लोअर लेवल्स पर थोड़ी सी बाइंग भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मेरी एडवाइस रहेगी इस स्टॉक को अवॉइड करें। बाय है अगर तो हायर लेवल्स पर एग्जिट करें। ठीक है, तो या तो आप 350 रुपए का डीप स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपको रखना ही है, या फिर कोई भी उछाल मिलता है तो उस उछाल पर आप इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्राई नाम का ब्रांड है मैम, ब्रेन बी सॉल्यूशंस का। ब्रेन बी सॉल्यूशन के आज नंबर्स का इम्पैक्ट भी हमने देखा, जहाँ पे कंपनी मुनाफे से घाटे में, माफ कीजिए, घाटा इनका बढ़कर आ गया, 43 करोड़ से 111 करोड़ हो गया। रेवेन्यू बढ़कर आए 16%, लेकिन दिक्कत की बात इनके लिए ये होगी कि इनके जो बेंगलुरु की वेयर हाउस है वहाँ पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने छापेमारी की है। सर्च एंड सीज ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, और 90 लाख रुपए का कुछ सामान जो है वो सीज भी किया गया है, जब्त भी किया गया है BIS की ओर से। अब जरूरी नहीं है कि ये सामान खराब था या फिर घटिया क्वालिटी का था, लेकिन हाँ BIS की छापेमारी हुई तो उसमें उन्होंने इतना सामान सीज जरूर किया है। स्टॉक उसके ऊपर रिएक्ट भी करता हुआ दिखा, गिरावट थी स्टॉक में, नंबर्स भी खराब आते हुए दिखे। तो अब इसके बाद इसका क्या चार्ट पैटर्न बिगड़ गया है? लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए जिनके पास रखा हुआ है? अगर आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो इनका लॉस काफी बड़ा है। पिछले क्वार्टर में भी ये लॉस में थे और अभी इनका लॉस और ज्यादा बढ़ चुका है। सो अभी मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। बेटर है इस स्टॉक को थोड़ा स्टेबलाइज होने दें। अगले कुछ क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग्स अगर कुछ स्ट्रॉन्ग निकल के आती हैं तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, बट अभी के लिए दिस इज एन अवॉइड स्टॉक। मुझे यहाँ पर गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है। 320 तक नियर टर्म में देखें तो ये स्टॉक स्लिप कर सकता है, एंड अगर 320 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड भी पॉसिबल है। इसमें कहीं पे भी टेक्निकल सेटअप में बाइंग का ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। सो बेटर है अवॉइड करें इस स्टॉक को। है तो अवॉइड करें।
नहीं है तो बिल्कुल दूर रहें इससे। ये फिलहाल राय फर्स्ट क्राई या फिर ब्रेन बीस सॉल्यूशन को लेकर साफ तौर पर निकल के सामने आ रही है। एक अंकित जी का सवाल है, कह रहे हैं कि आईओसी को लेकर इनफैक्ट ये पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ईवी फ्यूचर में आईओसी में होप रहेगी, मतलब सर आईओसी का ऑयल रिफाइनिंग के अलावा ईवी सेगमेंट में भी क्या लाइक ईवी चार्जिंग स्टेशन में, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आईओसी में बने रहना अच्छा है, रिफाइनिंग प्ले तो है ही है, जो फ्यूचर है जो कि ईवीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं उसमें भी इनका है चार्जिंग स्टेशन की तरफ, तो क्या ये फ्यूचर रेडी है, कंपनी इसमें बने रहना चाहिए? बिल्कुल संदीप जी, इसमें आउटलुक पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्लो मूवर रहेगा बट ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। नियर टर्म में थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, बट अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो बहुत शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 140 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। मैं स्ट्रिक्टली नियर टर्म की अगर इस पर बात करूं तो 140 का लेवल जब तक स्टॉक में इंटैक्ट रहता है, पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक 160 भी टेस्ट कर सकता है। सो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उस केस में भी आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। इन दैट सिनेरियो आप होल्ड कर रहे हैं तो अंकित जी 122 का इसमें एक स्टॉप लॉस ले लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, होल्ड रखें स्टॉक को। आपको 6 से 8 महीने में 175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से 172 टू 175 और लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच मैम एक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको भी देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अपडेट आया, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का जो एक ऑर्डर है इस कंपनी का उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। 5,150 ई बसेस का ऑर्डर है जो कि इनको 12 साल में करनी थी। इसका जो अपडेटेड टाइमलाइन है उसके हिसाब से भी देखें तो 22 मई को इनको 1000 बसों की डिलीवरी करनी थी, जो कि इस कंपनी की ओर से नहीं की गई। इस अपडेट के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन आया, जिसमें उनका ये कहना है कि EVEY ट्रांस नाम की जो कंपनी है वो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि MSRTC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है। स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल यानी कि SPV के जरिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिसमें इस कंपनी का केवल 1% स्टेक है। और जो कंपनी है EVEY ट्रांस, वो 99% स्टेक के साथ लीड बिडर थे इसमें। और EVEY की भी जहां तक बात है तो उस कंपनी को भी इस ऑर्डर के रद्द होने का कोई भी नोटिस फिलहाल अभी तक नहीं मिलता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी तो अपनी तरफ से कह दिया है कि इस खबर का इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं है। स्टॉक में रिकवरी की उम्मीद है मैम? बिल्कुल है संदीप जी, इन्होंने ये जो ऑर्डर मिला है इसको निगेट कर दिया। इन्होंने कहा है कि इनके पास कोई कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं मिला है। स्टिल स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जरूर इस हफ्ते देखने को मिला है, बट मुझे आउटलुक पॉजिटिव नजर आता है। स्टॉक में ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्लाइन हम देख चुके हैं फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 2200। ऑलरेडी स्टॉक 1000 और लेवल्स को टेस्ट कर चुका है। यहाँ सर डिप्स जो मिलेंगे वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेंगे। करंट लेवल्स पर अभी बाइंग को अवॉइड करें, बट येस डिप्स आर अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इसमें डिक्लाइन मिलते हैं टुवर्ड्स 1150 और लेवल, स्लाइटली थोड़ा सा वेट करें, डिप्स आने दें। 1150 1160 के आसपास स्टॉक में बाइंग करना प्रूडेंट रहेगा, और हायर साइड में 1600 से 1650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो अच्छी बन रही है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 980 ऑन द डाउन साइड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और आपको 1600 तक के लेवल्स हायर साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल है, सो इस स्टॉक में कुछ डिक्लाइंस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिक्लाइंस पर 1150 के आसपास मिले तो खरीदें। स्टॉप लॉस उस केस में 980 का होगा, और आपको 1600-1650 तक के टारगेट भी इस स्टॉक में देखने को मिल मैं सकते एक हैं। चीज और भी ऐड करना चाहूंगी संदीप जी, प्लीज इन केस वी डू नॉट सी एनी डिप्स इन दिस स्टॉक, अगर 1355 के ऊपर ये स्टॉक भी निकलता है उस केस में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इन द शॉर्ट टर्म। उस केस में भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन दैट सिनेरियो आप 1200 के स्टॉक के साथ इसको होल्ड रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। सो इन केस यू डू नॉट सी डिप्स 1350-55 के ऊपर भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 1355 के आसपास तो भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, या फिर डिप्स में नीचे 1150 रुपए के आसपास। इस बीच शहजाद अली जी बोल रहे हैं मैम कि मेरे पास 100 शेयर हैं ONGC के 307 के रेट पर, और 100 शेयर PFC के भी हैं 541 पर, क्या करूं? सेल, होल्ड या फिर एवरेज? प्लीज एडवाइस। सी संदीप जी, ONGC में 255 से 258 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस उनके लेवल्स को ऑलमोस्ट क्लोजली टेस्ट कर चुका है। मेरा व्यू है कि इस स्टॉक में से अभी एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो जरूर इसको एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। 219 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर प्रॉमिसिंग है, बट नियर टर्म में मुझे टॉप हैवी नजर आ रहा है।
जब तक 260 के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होती है, ये स्टॉक में अभी नियर टर्म में मुझे कुछ मेजर मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और पीएफसी की भी बात करें, शहजादी पीएफसी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, आप इसको होल्ड रख सकते हैं। जब तक ये काउंटर 370 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आप इसको होल्ड रखें। एंड आई एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 475 सून। आपको 475 के लेवल्स 3 से 4 महीने के व्यू में देखने को मिल सकते हैं, आप इसमें बने रहें। ठीक है, तो इसको होल्ड करें 475 तक के लेवल। आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, इट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग बिकॉज आपकी 431 की बाइंग है, तो आप चाहें अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। अच्छा, आसिफ जी पूछ रहे हैं कि क्या जमुना ऑटो और आईएफसीआई को बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? जरूर। संदीप जी, ओवरऑल आउटलुक जमुना ऑटो में पॉजिटिव नजर आ रहा है आसिफ जी, बट थोड़ा सा स्टॉक बढ़ चुका है। सो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है आसिफ जी, तो थोड़ा सा वेट करें। आपने एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है, बट करंट लेवल्स पर ऑलरेडी काफी मोमेंटम आ चुका है स्टॉक में, सो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। आपको 85 से 86 तक के लेवल मिले तो वहां पर इन्वेस्ट करना काफी फेवरेबल रह सकता है। आप उस केस में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 73 का होल्ड रखें इस स्टॉक को 115 तक के टारगेट्स के लिए। सो थोड़ी सी पेशेंस एक्सरसाइज करें, डिप्स पर बाइंग करना बेटर रहेगा, स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। ठीक है, और IFC, हाँ प्लीज IFC की बात कर लेते हैं आसिफ जी। हाँ, IFC भी है। सो एज अ डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। और संदीप जी, आपको याद होगा हमने इस स्टॉक में बहुत बार बात की। अब ये स्टॉक काफी ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट गेन्स दिखा चुका है, और अभी हायर साइड पे देखें तो 70 तक के टारगेट्स इसमें नियर टर्म में नजर आ रहे हैं। काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते से हमने इसमें कॉन्टिन्यूस राइज आते हुए देखा है। सो दिस स्टॉक कैन नाउ टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 70 फर्स्ट एंड देन 75 भी। अगर आप 1 साल का नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। बट अगर आपकी फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, लेट मी जस्ट सी वेदर ही वांट्स टू बाय फ्रेश। आसिफ जी, आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा इसमें भी वेट करना होगा। आपने दोनों ही बहुत अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, बट दोनों ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी, थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट को भी हमें देखना होता है। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज इस स्टॉक में अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एक डीप स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा 40 का। सो करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं है। थोड़ा सा डिप मिले इसमें 52 से 53 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। वहां पर आप स्टॉप लॉस प्लेस करें 40 का, और 70 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये बेयर क्रॉप के बारे में मैं पूछ रहा था मैम। बेयर क्रॉप के नंबर्स आए, इनके खासतौर पे मार्जिन्स में अच्छी बढ़त हमने बनती हुई देखी, और इसका इम्पैक्ट आप देखिए 10% से ज्यादा स्टॉक आज उछलता हुआ दिखा। नंबर्स तो अच्छे हैं, अपसाइड और बन सकती है क्या इसमें अच्छे नंबर्स के दम पर? यस संदीप जी, इस स्टॉक में एक अच्छा हमने मोमेंटम आते हुए देखा। दिस स्टॉक इज सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने वॉल्यूम्स में भी काफी सिग्निफिकेंट सर्ज आते हुए देखा है। सो इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट कैंडिडेट। यहाँ पर डिप्स पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। सी व्हाट आई फील इज कि जब भी कोई स्टॉक में एक ब्रेकआउट होता है, एक थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिलता है, एंड दैट इज द रीजन आई नॉर्मली एडवाइज टू बाय ऑन डिप्स। थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करें, और अगर आप स्टिल फोमो है कि आप मिस ना कर जाएं, तो बेटर रहता है उस सिचुएशन में कि आप थोड़ी सी बाइंग हायर प्राइस पे कर सकते हैं, और बाकी की वेट करें लोअर लेवल्स पर दोबारा से एंट्री करने के लिए। आपको स्टॉक में कुछ टिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसका ओवरऑल सेटअप की बात करूं तो प्रॉमिसिंग है। आपको इसमें डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 5400, वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी बाइंग करने की, बिकॉज इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें सो दैट कम्स आउट एट 4700 लेवल्स। 5400 पे बाइंग, 4700 का स्टॉप लॉस, एंड हायर साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 7000 तक के। सो इसमें एक अच्छी अपसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, बट प्रेफरेबल रहेगा थोड़ा सा डिप्स पे बाइंग करें। इनफैक्ट 5200 एंड देन वन कैन फर्दर ऐड टुवर्ड्स 5000 ऑड लेवल्स।
सो इसमें स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना ज्यादा प्रूडेंट रहेगा। कितना व्यू लेके चलना होगा अगर 7,000 के टारगेट देखने हैं किसी को? संदीप जी, इसमें आपको 10 से 12 महीने, 1 साल तक का व्यू लेके चलना होगा। 1 साल में हो सकता है कि इसमें बिल्कुल। आपको 7,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बनते हुए देख सकते हैं। सेजरिटी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। एक बीएससी के स्टॉक पर आपकी राय दीजिए मैम। बीएससी में अब एक तो एनएससी का आईपीओ, ये इनके लिए हैंगओवर है। अभी तक तो पूरी मलाई अपनी थी, पूरा मार्केट अपना ही था। हर किसी को बीएससी का शेयर चाहिए था, हर इंस्टीट्यूशन के पास, हर संस्थागत निवेशक को ये शेयर चाहिए था। 7500 तक के लेवल्स भी हमने इसमें स्टॉक में बनते हुए देख लिए। अब एक तो एनएससी का आईपीओ आ रहा है, ऑलमोस्ट इस महीने के एंड तक या फिर 1 महीने के अंदर हमें पता चल जाएगा कि आईपीओ को क्लियरेंस मिल गया नहीं मिल गया। दूसरी ओर जो एक्सपायरी का एक दिक्कत है, कल भी सेबी ने बोला है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो 2 ही दिन हो सकती है, या मंगलवार या फिर गुरुवार। आपको एक दिन चुनना होगा और एक एक्सचेंज को एक दिन में एक ही वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी की इजाजत मिलेगी। 15 दिन में इनसे सुझाव भी मांगे गए, प्रस्ताव रखने के लिए बोला गया है, लेकिन हैंगओवर तो है बीएससी के लिए। कितना बड़ा हैंगओवर लगता है आपको ये? जी, मैं बीएससी पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ माय पर्सनल पोजीशंस इन द स्टॉक, बट ओवरऑल लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा, हमने एक्सपायरी को लेके कहा था कि कुछ अलाइनमेंट जरूर निकल के आएगी, स्टॉक को काफी फेवर मिलेगा और रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। और अभी काफी ज्यादा न्यूज फ्लोज है, ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हम अच्छे गेन्स आते हुए देख रहे हैं। सो इसका फायदा बीएससी को भी मिला है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 2000 इसमें अगर नियर टर्म में देखें तो 2000 इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, और हायर साइड में 2750 एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। सो इन लेवल्स पर आप नजर रख सकते हैं, बट आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस स्टॉक। ठीक है। टीटीके प्रेस्टीज, इनका लॉस आ गया प्रॉफिट के मुकाबले, हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस था 71.42 करोड़ का, जिस वजह से इनको ये घाटा होता होगा। तो इसको एडजस्ट कर लें तो आपको नंबर कुछ 30 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट का दिखेगा, लेकिन फिर भी मुनाफा घटकर आया। रेवेन्यू भी 4% ही बढ़े, EBITDA में 33.6% का ड्रॉप है। मार्जिन घटकर आ गया, जिसको बाजार पसंद नहीं करता। 12.5% वाला मार्जिन आ गया 8% पर। तो शेयर में गिरावट, प्रेशर या फिर जो कमजोरी है वो तो फिर आना लाजमी ही था, और जैसा हमने देखा भी जब नंबर आए उसके बाद शॉर्प एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिला। 5.5% से ज्यादा गिरकर ही इसमें क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 647 पर अब कैसा लग रहा है टीटीके प्रेस्टीज? नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा संदीप जी। रिजल्ट्स जैसा कि आपने भी बात की प्रॉमिसिंग नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा 700 के लेवल पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट 600 के आसपास इस स्टॉक को दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। 600 के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस स्टॉक में दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ आई वुड प्रेफर टू अवॉइड दिस स्टॉक, और इस स्टॉक को हम दोबारा से नेक्स्ट वीक डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन सर्टेनली रिव्यू दिस स्टॉक। आई थिंक वी कैन सी अ रिवर्सल फ्रॉम लोअर लेवल्स, बट अभी के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करना प्रेफरेबल रहेगा। तो मैं मान के चलूं मैम कि आप अगले मंगलवार भी हमारे साथ होंगी? आई विल सर्टेनली ट्राई संदीप जी। चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा जवाब दिया कि आई सर्टेनली ट्राई, मतलब आपने फिक्स नहीं किया, पक्का नहीं किया कुछ भी। अच्छा, ये एक सवाल ले रहा हूँ मैं विजय कुमार जी का। विजय जी कह रहे हैं कि मैम मेरे पास 230 शेयर हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के 141 पे। आज बहुत अच्छा चला ये शेयर, पूरे डिफेंस में काफी अच्छा एक्शन था। और दूसरा इनके पास आरसीएफ है 136 पर। इन दोनों का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। मैम जब आप अपोलो माइक्रो की बात करेंगे, इनमें तो सिर्फ डिफेंस का कारोबार जुड़ा है, इन्होंने शुरू किया है, तो उससे ही देखिए तेजी किस तरह की है। जिनका कारोबार डिफेंस का है उन पर आप क्या व्यू देंगे? अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो इस महीने हमने ऑलरेडी 21% तक के गेन्स आते हुए देखे हैं। सो मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी। आई एम पर्सनली होल्डिंग दैट स्टॉक, बट ओवरऑल देखें तो डिफेंस स्टॉक हैज बीन लीडर इन दिस मार्केट। आज की मार्केट में भी देखें तो हमने 8% से ज्यादा तक के गेन्स आते हुए देखे हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक इंक्रीज स्पेंडिंग पे काफी ज्यादा फोकस है। और इसके साथ अगर हम नेवी की भी साइड से देखें तो 44,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। सो हमारा जो काफी ज्यादा फोकस है वो रोबस्ट डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने पे है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक अप्रूवल दिया है टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज एडवांस फाइटर जेट फ्रेमवर्क। सो ये काफी सारे पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी ग्रेजुअली केटर कर रही है। सो दिस सेक्टर इज ग्रोइंग, हेल्दी ऑर्डर बुक है, और डोमेस्टिक स्पेंडिंग भी काफी हद तक बढ़ रही है। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद डिफेंस स्टॉक्स में काफी हमने तेजी आते हुए देखी, एंड आई थिंक दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। सो आज के लिए भी अगर मैं अपनी टॉपिक पे देखूं तो डिफेंस सेक्टर से ही मैंने पिक की है। कोचिन शिपयार्ड मुझे काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिली, और दोबारा से स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर फर्दर अप मूव।
बाकी हम आरसीएफ पे जरूर बात कर लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन था 136 पे है। विजय कुमार जी। आरसीएफ को देखें तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया था। केमिकल सेक्टर में जो एक प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्टॉक बढ़ चुका है, बट आप इसको होल्ड रखें। आपका 136 पे बाइंग है, तो आप ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट में है। इस प्रॉफिट को आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इनफैक्ट 132 एक बहुत ही नियर टर्म का आपके बाइंग प्राइस के पास ही रहेगा। 132 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें। आपको अगले 6 महीने में 185 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, एंड दिस स्टॉक कैन इवन सरपास दोस लेवल्स एज वेल। अगर आप 1 से 1.5 साल का नजरिया रखते हैं, आपको 220 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। बट यस, सिंस मार्केट्स आर वेरी डायनामिक, आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे अपने स्टॉक होल्डिंग को रिव्यू करते रहें। दोबारा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ विजय जी, मुझे ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। थोड़े से नियर टर्म में डिप्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 136 वाला अगर 220-22 हो जाना है या 210 हो जाना है, तो क्या फ्रेश भी ले सकते हैं इन लेवल्स पर? नहीं संदीप जी, करंट लेवल्स पर नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बढ़ चुका है। मैंने जैसे पहले भी मेंटेन किया कि इस स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है थोड़ी, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा सा कूल ऑफ भी हो सकता है। पॉसिबली 138 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। दैट इज द रीजन आई गिवन अ स्टॉप लॉस ऑफ 132। सो 132 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है मैम। तो ये बात होगी आरसीएफ की। आप कोचिन शिपयार्ड बता रही थी आपकी पिक्स के बारे में। बिल्कुल संदीप जी, कोचिन शिपयार्ड में देखें तो ट्रेड सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक कंसोलिडेशन हुई है और उस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक इज रेडी टू मूव अप। इसमें अगर देखें तो 1880 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 1600 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और हाई साइड में 2400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने डिफेंस सेक्टर की बात करी, इट्स गेनिंग सिग्निफिकेंट मोमेंटम, और जिस तरीके से ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, और नेवी की साइड से 44,000 करोड़ तक के भी ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्टॉक में देखें तो रीसेंट टाइम्स में 1760 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। स्टिल वी हैव टेकन अ स्लाइटली डीपर स्टॉप लॉस, सो आप 1600 का इसमें स्टॉप रखें, एंड उस स्टॉप के साथ आप थोड़े से लोअर लेवल्स पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप अगर आपको डिफेंस स्पेस में रहना ही है, कोचिन शिपयार्ड एक बेस्ट स्टॉक है। 1880 के आसपास मिले तो इसमें खरीदारी करें। 2400 आपका टारगेट होगा और 1600 रुपए पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। कितना व्यू लेके चलें, कितना होल्डिंग पीरियड होना चाहिए? संदीप जी, जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हमने आज भी डिफेंस स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी। आई थिंक वी कैन सी दीज लेवल्स बाय अगस्त टू सितंबर और लेवल्स, मतलब अगले 4 से 5 महीने में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 महीने में कोचिन शिपयार्ड में आपको हो सकता है 2400 का लेवल मिल जाए। 1880 के आसपास खरीदिए। उस केस में आपका 1600 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डिफेंस में अगर आपको कुछ स्टॉक खरीदना है तो कोचिन शिपयार्ड हो सकता है, जहाँ पे अच्छे खासे अपसाइड के साथ आप चाहें तो इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो व्यू आपको रखना होगा 4 से 5 महीने का। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं, हाँ प्लीज। थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स पे भी बात करना चाहूंगी, विच वी हैव मिस्ड। अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप को भी देखें तो एक फ्लैग पैटर्न बना है इसमें स्टॉक में। उसमें हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम विद बैक बाय हाई वॉल्यूम्स, एंड स्टॉक इज सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेज। सो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें। जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हुआ, एक शार्प ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिली। नाउ स्टॉक इज रेडी टू मूव अप अगेन। सो ये बहुत सारा टेक्निकल सेटअप भी है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं और मैक्रोस भी फेवर कर रहे हैं, ग्लोबली ही डिफेंस सेक्टर की तरफ काफी ज्यादा रुझान हुआ है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर स्पेंडिंग बिग ऑन देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। सो इसके चलते इसको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रख के चलें। रिसर्च अगर आपको डिफेंस में कोई स्टॉक रखना ही है तो कोचिन शिपयार्ड एक आपकी पिक हो सकती है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं हमारे दर्शक का। ये रिलायंस और एक्सिस बैंक को लेकर है। बस इन्होंने इतना ही लिखा है, आई सपोज कि ये मान के चल रहे हैं कि इनको फ्रेश खरीदना है, इसीलिए पूछ रहे हैं ये। सो रिलायंस की बात करें तो संदीप जी, 1470 पे एक रेजिस्टेंस था, वहां से हमें थोड़ी सी करेक्शन आते हुए देखी। नियर टर्म में मुझे लग रहा है दोबारा से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट बहुत मेजर अपसाइड नियर टर्म के लिए नजर नहीं आ रही। हाँ, बट यस, अगर मैं 6 से 8 महीने का व्यू लूँ तो मुझे रिलायंस में 1600 तक के टारगेट्स भी नजर आते हैं। बट अगर मैं सिर्फ इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मुझे स्टॉक 1520 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो नियर टर्म के लिए व्यू रहेगा 1520 तक का।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1370 का। आप करंट लेवल्स पर भी रिलायंस में बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1370 एंड टारगेट प्राइस ऑफ 1520। बट आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है, सो आपको ये स्टॉक 1600 तक भी मिल सकता है। आपके टारगेट्स रहेंगे 1600 तक के। ठीक है, तो 6 से 8 महीने का नजरिया आपका है, तो रिलायंस में आप 1600 का टारगेट लेके चलिए। और एक्सिस बैंक? प्राइवेट बैंक्स में अभी रिसेंट टाइम्स में देखें तो अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं, और अभी जिस तरीके से आरबीआई के रेट कट पे भी काफी नजर रहेगी। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिली, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। हायर साइड पे देखें तो हम इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। 1240 1250 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। सो मुझे लग रहा है नियर टर्म में करेक्शन रहेगी, बट करेक्शन विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो थोड़ा सा वेट करें। आई सी दिस स्टॉक स्लिपिंग लोअर इन द नियर टर्म टुवर्ड्स 1110 लेवल्स, पर वहां पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सो सेलिंग की एडवाइस नहीं रहेगी स्टॉक में, बट रादर टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज एट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 1110 ऑड लेवल्स। वहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 990 का, और हायर साइड के टारगेट्स रहेंगे 1320 तक के। सो 1110 के आसपास इस स्टॉक में आप फोकस रख सकते हैं। यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार। परफेक्ट है मैम, तो 1110 के आसपास आप इसको अपने रडार पर रखिए। एक्सिस बैंक में बिकॉली की राय नहीं होगी, खरीदारी ही करके चले। और रिलायंस में भी 6 से 8 महीने का व्यू है, तो 1600 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। काफी स्टॉक्स हैं जिन पर आपने बातचीत करी, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। कोई डिस्क्लोजर्स उन स्टॉक्स को लेकर? Yes, Sandeep ji, I'm personally holding some of the stocks that we have discussed during the show, और पॉसिबल है कि हमारे क्लाइंट्स के पास भी ये स्टॉक हो एज पर आवर एडवाइजर्स। और इसके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। दीज आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड आई हैव जस्ट शेयर माय व्यूज। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, अभी भी घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक निफ्टी पर सुगंधा मैम हमें बता रही थी कि 24,400 का लेवल